इम्प्यूडेंट। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है इस तरीके से इम्प्यूडेंट बिहेवियर। तो ऐसे जो करता है इसका मतलब वो बंदा कैसा होता है, इम्प्यूडेंट बिहेवियर वाला होता है। तो इम्प्यूडेंट बिहेवियर जो होता है, पहले तो सबसे पहले इम्प्यूडेंट का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। बेशर्म बंदा होता है ये किसी की बात नहीं मानता। इसका सिनोनियम होता है इम्पर्टिनेंट या इंसोलेंट या चिकी। चिकी बिहेवियर यानी कि बेशर्म, ठीक है। ऑडेशियस भी कह सकते हो उसको, या ब्रेजन भी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज इंप्यूडेंट बिहेवियर। अपने इंप्यूडेंट बिहेवियर के लिए उसको पनिश किया गया। ऑप्शन के हिसाब से सिनोनियम अगर ढूंढेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, शेमलेस, यानी कि जिसको कोई शर्म ना हो, बेशर्म, बेहया, ठीक है। चलिए, आपने बचपन में सुना होगा माता जी कहती थी कि मेरा लड़का बड़ा बेशर्म है, इसको कोई शर्म लिहाज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, लिंच। लिंच का मतलब होता है किल, मारना, और किसके द्वारा मारना, क्राउड के द्वारा। तो लिंच लॉ आपने सुना होगा, ये लॉ बाय मॉब, यानी कि जब भीड़ किसी को मार देती है तो उसे लिंचिंग कहते हैं, और वहीं से बनता है मॉब लिंचिंग, ठीक है। तो किसी को मारना ये हो जाता है लिंच, ठीक। इसका सिनोनियम हो जाएगा स्ले, SLAY। स्ले का मतलब भी होता है किसी को मारना, ठीक है। इंसेन बंदा कैसा होता है, ये होता है मैड, पागल आदमी होता है ये इंसेन, ठीक है, जिसमें सेंस नहीं होती है, ठीक है। या इसका सिनोनियम आप लिखेंगे डिरेंज्ड, DERANGED। डिरेंज का मतलब भी होता है मैड, पागल आदमी। अब टॉर्पिड इंसान कैसा होता है, तुम्हारे जैसा। तुम में से अभी भी कसम खा लो नहीं तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं और अपना पैर ऊपर सर नीचे। तो ऐसे लोगों को कहेंगे हम लोग टॉर्पिड, यानी कि लेजी, सुस्त आदमी, लेथार्जिक। ईमानदारी से नहीं तो बता दो जरा, अभी भी तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो देखो, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक्टिव होके बैठा करो। ये हरकतें नहीं कि पैर इधर, सर ऊपर, सर नीचे, है ना, लात पैर ऊपर, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा, सब उल्टा हो जाएगा। तो टॉर्पिड आदमी कैसा हो जाएगा, लेथार्जिक या लेजी, सुस्त आदमी हो जाएगा। फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में यस सर, अगर नोट कर लिया हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किसका? अच्छा ठीक है। सर आज CHSL में होल्ड ऑन वाला आया था। अच्छा, एरर आ गया था, सेम उतर गया एरर। वेरी नाइस। देखिए, मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं। अगर अब भी ना उतरेगा एज इट इज पेपर में, तो फिर ना हमारे मेहनत करने का फायदा और ना तुम्हारे मेहनत करने का फायदा। चलो, मैंने तो पहले ही बोला है, अभी तुम क्लास चलने तो दो, 2-4 महीने, फिर बताऊंगा मैं जरा हर एग्जाम में कैसे जाके तुम तबाही मचाओगे। वैंक्विश का मतलब क्या होता है? तो वैंक्विश का मीनिंग होता है, जैसे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने इंडिया को वैंक्विश कर दिया था, धराशायी कर दिया था T20 वर्ल्ड कप में। तो जब हम किसी को वैंक्विश कर देते हैं तो इसका मतलब उसको हरा देते हैं। विजयी होना, किसी को बीट ना, बीट करना, सॉरी बोल दिया, बीट मतलब हराना है यहां पर। पुलवराइज का मतलब ही हराना ही होता है, डिफीट करना, किसी को हराना। कनकर मतलब किसी को हराना। ट्राउंस मींस भी डिफीट होता है। राउट का मतलब भी होता है किसी को बुरी तरीके से हरा देना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राउट। वी मस्ट वैंक्विश आर फियर, हमें अपने डर को हराना है, क्योंकि डर के आगे क्या है, बोलो। तो सिनोनियम क्या होगा इसका, सबजुगेट होगा। सबजुगेट का मतलब है किसी चीज पे काबू पा लेना, हिंदी में से कहेंगे काबू पा लेना, कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, ये वैंक्विश कर दिया था हमारी हॉकी टीम ने। किसको हराया था हॉकी टीम ने? ये बात है शायद ओलंपिक्स की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की। फो का क्या होता है, फो इज एनिमी, दुश्मन। एक ही वर्ड लिखेंगे इसके लिए हम लोग, बहुत सारे नहीं लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। विजार्ड क्या हो जाता है, मैजिशियन, यानी कि जादूगर। ध्यानचंद हॉकी के क्या थे, विजार्ड थे। प्रोबिटी क्या होता है, ईमानदारी होता है, ऑनेस्टी से हम लोग कहेंगे। एक ही वर्ड लिखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे हर दिन वर्ड आते ही हैं फिर। तो प्रोबिटी इज ऑनेस्टी, रेक्टिट्यूड, ईमानदारी। फो इज एनिमी। हाँ भाई, हो गया।
थम्स अप डालते हुए चलो अगर नोट हो गया हो तो। डीपीपी नहीं मिली मेरे को बेटा। डीपीपी जो है एप्लीकेशन में मिलती है और वहां दिन में पहुंच जाती है। आपने वहां नहीं चेक किया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड क्या है? इवेंट्स। इवेंट्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इवेंट्स का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है इशारा करना, या ऐसा कह सकते हो किसी चीज को शो करना, दर्शाना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अब हम वर्ड लेंगे तो रिवील का मतलब भी किसी चीज को उजागर करना ही होता है, दर्शाना या शो करना। मैनिफेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रिवील करना। ठीक है, इंडिकेट का मतलब भी शो करना ही होता है। डिस्प्ले करते हैं तो किसी चीज को रिवील करते हैं, दिखाते हैं। एग्जिबिट का मतलब भी होता है किसी चीज को शो करना, निकालना। और डेमोन्स्ट्रेट भी तो यही होता है, जब हम किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो उसमें भी तो हम चीजों को बाहर दिखाते हैं, रिवील करते हैं, समझाते हैं उसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? यू हैव नेवर इविंस्ड एनी इंटरेस्ट इन दिस वर्क। तुमने कभी भी इस काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इविंस। अब सिनोनियम क्या होगा इसका? सिनोनियम होगा इसका डिस्क्लोज, क्योंकि डिस्क्लोज का यही मतलब होता है रिवील करना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है डी, एफिशिएनेडो। क्या पढ़ेंगे इसको? एफिशिएनेडो। एफिशिएनेडो। एफिशिएनेडो कौन होता है? एफिशिएनेडो होता है डिवोटी या फैन। अगर आप किसी के फैन हैं तो आप एफिशिएनेडो है। या फॉलोअर, भक्त हैं आप किसी के, फॉलोअर हैं, तो उसे कहते हैं एफिशिएनेडो। जैसे आप कह सकते हैं आई एम द एफिशिएनेडो ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट, या आप किसी को फॉलो करते हैं। कॉर्पुलेंट क्या होता है? जो लोग कॉर्पुलेंट होते हैं, देखा होगा आपने, इतने मोटे पेट वाले लोग होते हैं, तो वो होते हैं प्लम्पी, गोल मटोल लोग होते हैं। ठीक है, प्लम्पी या चबी, जिन पे चढ़ी होती है चर्बी, वो होते हैं कैसे? चबी, यानी कि मोटे। ठीक है, दे आर कॉर्पुलेंट। या और क्या होते हैं? ओबेसिटी से बना है ओबिस, तो ये भी होता है मोटापे वाला आदमी, मोटा। कॉमरेड क्या होता है? कॉमरेड होता है हमारा दोस्त, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। रशिया इज आर कॉमरेड, क्लोज फ्रेंड। मयंक बेटे चल रही है क्लास वहां पे। बेटे ये जो रिच वाला बच्चा है ना, वो तुम लोग थोड़ा सा डाउट में हो, इधर आ जा। कॉर्पुलेंट रिच नहीं होता, वो होता है ऑप्युलेंट। ये तुम कंफ्यूजन में मत रहा करो। ऑप्युलेंट होता है रिच, कॉर्पुलेंट होता है मोटा, और ऑप्युलेंट होता है रिच, धनी। हम्म चलिए नोट कर लो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, यस सर लिखना जैसे ही नोट करो। उसको, हाँ भाई हो गया, डन। ठीक है, चलिए एंटोनियम्स पे आ जाइए। सिनोनियम्स तो हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देवी जी देखो क्या कर रही हैं। ये देवी जी कर रही हैं योगा। इसका मतलब इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? लाइट। इसका मतलब सपल। इनके जो लिम्स हैं वो कैसे हैं? फ्लेक्सिबल हैं। तो सपल या निम्बल, इनका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। देखो, अगर आप अपने हाथ को यूं मूव कर सकते हो तो इसका मतलब आपके लिम्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है। आप अपनी गर्दन को यूं कर सकते हैं, यूं 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 यूं। इसका मतलब लिम्स कैसे हैं आपके? ये गर्दन कैसी है आपकी? फ्लेक्सिबल है। कुछ लोगों की गर्दन यूं रहती है मुर्गे की तरह, तो इसका मतलब वो स्टिफ हो जाती है उनकी गर्दन। ठीक है, आगे पीछे नहीं हो सकती है, हार्ड हो जाती है। तो लाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, लचीला। लाइसोम, प्लाइंट। प्लाइंट बंदा जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो किसी की बात को मान जाता है। ठीक है, एजाइल बॉडी भी क्या होती है? लचीला, फ्लेक्सिबल। ठीक है, यहां मैं ग्रेसफुल को नहीं लूंगा, ये सुंदर की कंडीशन में आता है, तो एजाइल सही है। सपल भी फ्लेक्सिबल होता है। निम्बल भी वही, क्विक, फुर्तीला, तेज तर्रार। और प्लायबल भी वही होता है, जो बंदा प्लायबल होता है।
ठीक है, प्लाइंट या प्लायबल दोनों एक ही होते हैं, जो दूसरों की बात को मान जाते हैं, इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या कह रहा है, शी हैज लाइट बॉडी, इसका मतलब उसकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, योगा करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अब उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा होगा कि जिनकी बॉडी बड़ी स्टिफ रहती है, जिनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड, दे हैव स्टिफ बॉडी। तो अपोजिट हो जाएगा स्टिफ। ठीक है, इसका एंटोनियम कर रहा है ना, तो अपोजिट होगा स्टिफ। सिनोनियम की अगर हम बाकी ऑप्शन की अगर बात करें, तो डर्थ का मतलब होता है कमी, स्कारसिटी, किसी चीज की कमी, लैक ऑफ समथिंग, या पॉसिटी, किसी चीज की कमी। हैप्लेस बंदा कैसा होता है, अनलकी या अनफॉर्चुनेट, अभागा जिसे कहते हैं, अनलकी, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, और इंट्रिपिड कैसा बंदा होता है, जिसमें कोई डर ना हो, निडर आदमी, जिसे हम लोग कहेंगे फियरलेस पर्सन। अगर कोई बंदा इंट्रिपिड है तो वो कैसा है, फियरलेस है, उसके अंदर कोई डर नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे नोट करो एक बार फटाफट लिखो, यस सर। सर कौन से एप्लीकेशन पे मिलेगी, मैं फर्स्ट डे से पूछ रही हूँ बेटा। जिसको भी नहीं पता है, अब एक बार सुन लो, मैं बार बार नहीं बताता क्लास में। सुबह 10 बजे 10 AM पे ग्रामर की क्लास चलती है। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास देखते हो तो ये बिल्कुल यूट्यूब पे वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। रात को 9 बजे वो कैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी देर में पीक्यूआरएस सॉल्व कराऊंगा, ये भी रात को 9 बजे अगर आप मेरे साथ देखते हो तो ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। लेकिन अगर आप 499 खर्च करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप 499 आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और आप चाहते हो कि उन्हीं सभी क्लास को जो ये चलती है सुबह 9-10 बजे और रात को 9 बजे, उन्हीं को आप एप्लीकेशन पे या पीडीएफ सारी वहां से दोबारा देखना चाहते हो, तो वो सारी अवेलेबल हैं। और एप्लीकेशन का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बार बार मैं नहीं लिखता हूँ क्लास में, नहीं बोलता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है कैडेट्स डिफेंस अकेडमी। ठीक है, ये एप्लीकेशन इसी से नाम है। और आप वहां पर जाओगे तो 499 का एक सिलेबस होगा, उसमें सारी वीडियोस जो हैं वहीं पर सेव हो जाती हैं, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी है वो सारे वहीं पर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको जब भी ज्वाइन करना तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक बार पहले भी बताया था आप लोगों को। बाकी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, 98% मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो वो मेरे साथ भी पढ़ते रहिए। अब दोनों में, अब दोनों मेथड से कैसे भी पढ़ सकते हो, दोनों तरीके से अवेलेबल है। अब कोई बच्चे के पास ये ऑप्शन नहीं कि सर मैंने नहीं पढ़ पाया या कुछ ऐसा नहीं है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलो, एसिडस। अब एसिडस में क्या छिपा हुआ है, एस, और एस क्या होता है, गधा। अब जो गधे की तरह मेहनत करे वो मेहनती आदमी होता है भाई, तो इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। एसिडस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, तत्पर यहां पर गलत लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिखता हूं मेहनती। ठीक है, तो डिलीजेंट इसका आंसर होता है। मैटिकुलस जो बंदा होता है वो काम को थोरोली करता है, मेहनत से करता है। सेड्यूलस, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं, सेड्यूलस भी मेहनती होता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियस, और इंडस्ट्री होता है मेहनत, तो इंडस्ट्रियस मेहनती हो जाएगा। लेबोरियस भी मेहनती होता है। कंसाइंटिस भी, जो बंदा ईमानदारी से मेहनत करता है उसे कंसाइंटिस कहते हैं। पेन स्टेकिंग जो काम होता है वो भी मेहनत से होता है। जैसे ये देखो, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत दुनिया में सबको करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर शर्मा, शर्मा जी इज एन एसिडस टीचर, वो कैसे टीचर हैं, मेहनती टीचर हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं दम लगा के। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक ऐसा बंदा जो निकम्मा हो, नालायक हो। ठीक है, जो निकम्मा हो, नालायक हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इडल। ठीक है बच्चे, जिसको कोई काम काज ना हो, तो ये मेहनती है, और ये बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, इसे कोई काम नहीं होता, कोई काम काज नहीं होता। तो अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड
मतलब जिसको कोई काम नहीं है, जो ऑक्यूपाई नहीं है किसी काम में, उसे कहते हैं खाली आदमी। ठीक है। सेरीन लोग जो होते हैं वो होते हैं काम, कूल। ठीक है। और ब्लेमिश क्या होता है? ब्लेमिश मिस्टेक, फॉल्ट, गलती। ठीक। जेनाइल क्या होता है? दयालु या काइंड, एक ही वर्ड लिख देंगे इसके लिए। अगर ईडियम लिखना चाहो तो इसके लिए एक ईडियम भी होता है, एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है जिसको कोई कामकाज नहीं होता है, एट अ लूज एंड। अब जो बंदा एट अ लूज एंड होता है, तो इफ समवन इज एट अ लूज एंड, इट मींस ही और शी डज नॉट हैव एनी वर्क टू डू, उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। तो इडल ही इसका सिनोनियम हो जाता है। हम्म। चलिए, हो गया भाई। अगर आपने नोट कर लिया हो तो लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6, डेफर। चलिए, व्हाट इज डेफर नाउ, सी। देखिए, डेफर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को स्थगित कर देते हो, टाल देते हो। डेफर का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है। डेफर का मतलब होता है किसी चीज को टालना, या पोस्टपोन करना, या एजर्न करना, डिले करना किसी चीज को। सस्पेंड करना मतलब किसी चीज को स्थगित कर देना आगे के लिए। ये सिनोनिम्स होंगे। बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, शी हैज डेफर्ड द मीटिंग, उसने मीटिंग को क्या कर दिया है? डेफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अब इसका उल्टा क्या होगा? एक तो आप किसी चीज को डिले कर रहे हो, तो उल्टा होगा उसको जल्दबाजी, जल्दी करना, हरी। ऑप्शन अगर खोले तो ऑप्शन को देखो, सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी सॉलिसिट करते हो तो इसका मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो आप किसी से, रिक्वेस्ट समवन। बाइफ्यूरकेट का मतलब क्या होता है? जैसे आंध्र प्रदेश का बाइफ्यूरकेशन हुआ, तो दो हिस्सों में तोड़ना, तो इसे कहेंगे बाइफ्यूरकेट का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में तोड़ना किसी चीज को। अगर किसी चीज में क्रैक पड़ जाए तो वो ग्रिम क्रैक हो जाती है। क्या हो जाती है? गिम क्रैक। गिम क्रैक का मतलब हो जाता है यूजलेस, या उसी को कहेंगे वर्थलेस। यूजलेस या वर्थलेस। नोट हो गया भाई? जैसे ही नोट करो फटाफट से एकदम तुरंत यस सर लिखा करो, क्योंकि फिर PQRS में बहुत टाइम लगता है। जैसे ही नोट हुआ एकदम से लिखो फटाफट, यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट वाले पे चलूंगा, क्योंकि यहीं तुम टाइम ले लेते हो तो फिर आगे बहुत टाइम लगता है। हाँ जी, यूजलेस। हाँ बेटा, सेवर भी वही होता है। मैंने एक्चुअल में यहाँ ऑप्शन में ज्यादा वर्ड लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हो जाते हैं ना। तो लिख सकते हो, लेकिन वो सीवियर नहीं होता। सेवर, SEVER, सेवर होती है वर्ब। इसका मतलब ये होता है काट के दो हिस्सों में जोड़ तोड़ देना, तो मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, है ना। अगर सीवियर हो गया, SEVERE, तो इसे पढ़ते हैं सीवियर, और ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव। और सीवियर पेन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो सीवियर पनिशमेंट, है ना, हार्श, टफ। तो ये सीवियर होता है, ये सेवर होता है। ई लगते ही ये सीवियर हो जाता है, और ये है सेवर। तो सेवर का मतलब तोड़ के, डिवाइड करके दो हिस्सों में तोड़ देना, है ना, कट इनटू टू पार्ट्स। और सीवियर जो होता है ये होता है हार्श, स्ट्रिक्ट। डन। नेक्स्ट। चलिए, नो डाइस, पहला इडियम है नो डाइस। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा।
नो डाइस। क्योंकि थोड़ा सा भी बोलता हूं ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। हम्म। चलिए चेक करो क्या होगा। देखो बच्चों, नो डाइस का मतलब होता है जब आपकी सक्सेस के चांसेस ना के बराबर हो, मतलब यू डू नॉट हैव एनी चांस ऑफ सक्सेस, तो आप बोलोगे नो डाइस। जैसे किसी ने पूछा हाँ भाई एग्जाम में पास हो जाएगा, तो आप बोलोगे नो डाइस। इसका मतलब है आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, ये कह सकते हो। यानी कि यूज टू रेफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि आपकी सक्सेस के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं नो डाइस। नेक्स्ट अगला, लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन, ये गाना भी है। आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड में क्यों नहीं रहते? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि वो लाइव रहते हैं यूट्यूब पे, फिर वो एप्लीकेशन में चले जाते हैं, तो जिन बच्चों को पढ़ना होता है उसके बाद वो एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, और जिनको साथ में पढ़ना होता है वो साथ के साथ पढ़ रहे होते हैं। यार इतना सारा पढ़ाई में कम और वैसे ज्यादा ध्यान देते हो तुम लोग। हम्म, चल रही है एप्लीकेशन पे। हम्म, चलिए। वन बोतल डाउन है, लेट योर हेयर डाउन। चलो, लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है जब आप बहुत सारा कामकाज कर लेते हो तो उसके बाद इंजॉय करना, है ना, रिफ्रेश करना अपने आप को, तो फील रिफ्रेश एंड रेजुविनेटेड, दिस इज कॉल्ड लेट योर हेयर डाउन। जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9, डोंकीज ईयर्स। अब कई बार ऐसा होता है कि घर वाले पूछते हैं कब सिलेक्शन होगा, तो आप कह देते हो कि डोंकीज ईयर्स, इट विल टेक डोंकीज ईयर्स। ईडियम्स याद नहीं रहते, क्या करूं? मैंने कल भी बताया था आपको, अगर ईडियम याद नहीं रहते हैं, वोकैब याद नहीं रहती हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। तुक्के लगा के कोई कुछ और तरीके से करोगे तो वो ज्यादा दिन याद नहीं रहते हैं और फिर वो भूल जाते हो, ठीक है। तो डोंकीज ईयर्स क्या होता है? अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हो, मान लो कोई बच्चा सपोज करो एनडी की तैयारी कर रहा है, अब वो सिलेक्शन लेने के लिए ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब वो हर संभव प्रयास करेगा, वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो कोई कमी ना छोड़ना, दिस इज कॉल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न। वो किसी भी पत्थर को वापस नहीं आने देगा, मतलब वो कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर संभव किसी चीज के लिए प्रयास करना, हर तरीके से अपना एफर्ट डालना। टू निप इन द बड, निप इन द बड। नक्सलिज्म, देखो नक्सलवाद का एक टॉपिक आता है नक्सलिज्म का एसएसबी में, तो वहां बखूबी ये कहा जाता है दैट इफ नक्सलिज्म हैड बीन निप्ड इन द बड, अगर नक्सलवाद को निप इन द बड कर दिया गया होता, मतलब शुरू में ही खत्म कर दिया गया होता, तो इट वुड नॉट हैव बीन सच अ ग्रेट प्रॉब्लम टुडे, आज इतनी बड़ी समस्या उभर के नहीं होती जितनी बड़ी है ये। तो निप इन द बड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, किसी प्रॉब्लम को शुरू में ही नष्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड निप इन द बड। बड आपको पता है कली, यानी कि जब वो स्टार्टिंग में पॉइंट पे होती है कोई समस्या, उसी समय उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब पाकिस्तान का यही काम है, जब भी इंडिया आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, क्या करता है ये, इट पुट अ स्पोक इन आर व्हील, ये हमारे व्हील में स्पोक डाल देता है। मतलब हम प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, ये कुछ फायरिंग वगैरह करता है और फिर हमें प्रॉब्लम खड़ी कर देता है।
तो इसका मतलब है जब कोई आपके व्हील में स्पोक डालता है तो इसका मतलब है वो आपके काम में रुकावट पैदा करता है। हिंडर का मतलब है किसी काम में रुकावटें डालना, ऑब्स्टिकल डालना किसी काम में। दिस इज कॉल्ड पुट अ स्पोक इन व्हील। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एज क्लियर एज मड। अब अगर आप मड की तरह क्लियर हैं तो कैसे हैं आप? ये तो आसान है। हिंडर एज क्लियर एज मड, तो क्या मतलब है इसका? बिल्कुल आप साफ हैं, क्या आपने कोई गलती नहीं करी की है? हाँ जी। देखिए सपोज करिए, मान लो आपको कोई पैसेज मिला और वो पैसेज आपकी समझ में आसानी से आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया दिस पैसेज इज एज क्लियर एज मड टू मी। ये पैसेज जो है मेरे लिए कॉम्प्रीहेंसिबल है, मतलब सॉरी इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। अगर अब देखो मड ना साफ नहीं होता, तो जब कोई चीज साफ नहीं होती तो मतलब वो समझ में नहीं आती है। तो व्हेन समथिंग इज एज क्लियर एज मड, इसका मतलब है दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत कठिन हो, या इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जो चीज आपकी समझ में ना आए उसे कहते हैं एज क्लियर एज मड, मड की तरह क्लियर होना। मतलब आपकी समझ, अरे एक्सट्रीमली डर्टी के चाचा ये नहीं हो, अच्छा मड देख लिया तो डर्टी लगा दिया वहां पर है। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझ से बाहर हो जाए, द क्रक्स ऑफ द मैटर। ठीक है। अब कई बार मान लो कोई टॉपिक है, हम उसके इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर उधर बातें चल रही होती हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसके क्रक्स पे डिस्कशन करो। तो किसी मैटर का जो क्रक्स होता है वो क्या होता है? मैंने पिक्चर से हिंट दे दिया आपको, अब बताओ फटाफट। हाँ जी, क्रक्स ऑफ द मैटर। तो क्या होगा क्रक्स ऑफ द मैटर, बताओ जल्दी से। इसका मतलब है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल मुद्दा, उसे कहते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर। तो 14 वाला क्वेश्चन हो गया होगा यहां तक आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, जब आप किसी काम को अर्थ के चारों कॉर्नर से करते हो, मान लो मैं ऐसे एज्यूम कर लूं कि दिस इज अर्थ, एंड यू डू इट, एंड यू डू इट फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स। व्हेन यू डू समथिंग फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, तो इसका क्या मतलब होगा? हिंट तो आ गया इसमें। सर रात भर क्लास चलने दीजिए बेटे, चक्कर आ जाएंगे मेरे को रात भर क्लास चलने में। टीचर के बारे में भी सोचा करो, टीचर्स आर नॉट मशीनरी, हाँ, they are also human beings like you. Okay, fine. चलें, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या एवरीवेयर, हर जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है जी। आपने क्या क्या लगा दिया? चलिए, लिखने का टाइम दिया करो, लिखो फटाफट। वृंदावन की धरती से प्रणाम। मॉक टेस्ट के बारे में बताइए। मॉक टेस्ट रेडी हो चुके हैं लगभग लगभग, बस अनाउंसमेंट बाकी है। आज या कल मैं अनाउंसमेंट में कर दूंगा। चलिए,
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड क्या है? एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन इश्यूड बाय अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी टू मेक सर्टेन अनाउंसमेंट्स नोन। मतलब किसी चीज को डिक्लेयर कर देना। और कैसे डिक्लेयर कर देना? ऑफिशियली डिक्लेयर करना। इसके लिए वर्ड पूछ रहा है, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट जल्दी से बताओ। जब ऑफिशियली किसी चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, मान लो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना, उसके लिए आपके पास क्या वर्ड होगा? हाँ जी, चलो देखो इसका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। व्हेन टू पीपल हैव अकॉर्ड, इट मींस दे हैव एग्रीमेंट, उनकी बातों में सहमति होती है, ठीक है, अकॉर्ड। लेम्बस का मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज पब्लिकली। पब्लिक में जब आप किसी की आलोचना करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड लेम्बस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्लेम का मतलब होता है प्रेज, किसी की प्रशंसा करना पब्लिकली। तो ये भी पब्लिकली ही किसी की प्रशंसा करना ही होता है, दिस इज कॉल्ड एक्लेम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्लेम, यानी कि प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर कर देना। जैसे नोट कर लो, फटाफट एकदम से लिख देना यस सर। बीएसएफ आरओ में मेरिट आउट हो गया, कोई बात नहीं, तो रोना क्यों है? जिंदगी बहुत बड़ी है बेटे। जीवन में एक एग्जाम में हार मानने से अगर तुम रोने लगोगे, तो कैसे इतने बड़े बड़े, अभी तो एग्जाम निकल भी गया तो तुम्हारा क्या फायदा, तुम तो वहां भी रोने लगोगे। जिंदगी बहुत लंबी है, आप लोगों को लगता है कि नौकरी लेना बहुत टफ है, आपको पता होना चाहिए नौकरी लेने के बाद भी बहुत ज्यादा संघर्ष है लाइफ में। छोटी छोटी चीजों से आप लोग रोने लग जाते हो। मुझे तो कई बार बड़ा डाउट होता है कि हमारा यूथ हो कैसा गया, इतना कमजोर, ठीक है, इतना कमजोर। मतलब बहुत सारी जंग लड़नी है, आपको पता है, आपको बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है अभी लाइफ में आपको। अभी सबसे पहले नौकरी की लड़ाई लड़नी है, फिर उसके बाद आपको उस नौकरी के द्वारा जो आप अर्न करोगे, जो पैसा कमाओगे, उससे आपको घर चलाना है, वो भी एक जंग होने वाली है आपके साथ। जीवन की सच्चाइयों के बारे में जिस दिन कभी बात करूंगा ना बैठ के, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम अभी छोटी छोटी चीजों से, आजकल के बच्चे ना पता नहीं, छोटी बात पे, अबे एक एग्जाम नहीं हुआ अगले को दो, तीसरा दो, 10-10 एग्जाम लोग देके फेल हो जाते हैं भाई। तुम फर्स्ट एग्जाम में रोने लग जाते हो, ऐसा मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरा स्टूडेंट अगर इतना कमजोर है तो फिर वो मुझे नहीं चाहिए। लाइफ में भी बहुत संघर्ष हो, लोगों को जॉब लग जाती है तब भी सरदर्दी रहती है। अभी तुम्हारी लाइफ में बहुत संघर्ष आने वाला है। अ मैन, उसके लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, है ना। अ मैन हु हैज लॉस्ट हिज स्पाउस। अब देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसमें हेल्प नहीं करने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप दिमाग लगाएं। सर तुक्के मारने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100% तुक्के मार सकते हो, और तुक्के मारने वालों के एग्जाम जल्दी क्लियर होते हैं, है ना। पीपल हु यूज फ्लूक आर फार बेटर देन हु डू हार्ड वर्क। जो मेहनत करते हैं उनसे अच्छे होते हैं तुक्के मारने वाले। चलो आज तुमसे बाद में बात करूंगा, लास्ट में 5 मिनट तुम्हें समझाऊंगा, जरा पहले तुम ये करो, जरा यहाँ पे ध्यान दो। देखो, फंस गए कई लोग इसमें, मैं देख रहा हूं फंस गए। सबसे पहले मैं बताता हूं, स्पाउस, स्पाउस वाइफ के लिए भी यूज होता है और हस्बैंड के लिए भी यूज होता है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड है। हिज, अब हिज क्या है? मेल, तो मेल की क्या होगी? फीमेल। तो हिज स्पाउस का मतलब है हिज वाइफ। तो यही तो कहना चाह रहा है, मतलब यहां भी सोचना है। अगर ये हर होता तो यहां पर फिर हस्बैंड होता। तो हिज वाइफ, स्पाउस का मतलब वाइफ, यानी कि जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसकी
वाइफ की डेथ हो जाती है, उस बंदे को क्या कहेंगे? ठीक है, उस बंदे को क्या कहेंगे, और उसने दोबारा शादी नहीं की होती है, जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज विडोवर। अगर कहता हर स्पाउस, हर स्पाउस का मतलब हो जाता हर हस्बैंड, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर विडो होता है ना, विधवा। ठीक है, लेकिन यहां पर वाइफ की डेथ करा रहा है, तो मतलब मेल को पूछ रहा है, और मेल क्या होगा? विडोवर। पूछने का तरीका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, और बैचलर तो वो होता है जिसने शादी ही ना की हो। ठीक है, और स्पिंस्टर वो होती है अनमैरिड, अनमैरिड फीमेल। ठीक है, और अनमैरिड मेल बैचलर, अनमैरिड मेल, मेल यहां से ले लेता हूं, अनमैरिड मेल इज कॉल्ड बैचलर। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका अच्छा था उसका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन बहुत कठिन है और उसमें भी जो निराश ना हो, उस बंदे को क्या कहेंगे? वो आपसे पूछ रहा है कि दैट पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? हाँ जी, चलिए, क्या कहेंगे बताओ जल्दी से। उसे कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा? सैंग्विन। सैंग्विन आशावादी ही होता है। ठीक है, पैलिड क्या होता है? पैलिड जब कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है ना, पीलिया जैसा हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग पैलिड। तो पैलिड का येलो इसका आंसर हो जाएगा, या कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, दिस इज कॉल्ड पैलिड। पैसिमिस्टिक निराशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा पैसिमिस्ट, निराशावादी। तो ये तो आसान है। ठीक है, जो डार्क साइड पे देखता है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ समथिंग। और शैलो का स्पेलिंग यहां पर थोड़ा गलत है, SHALLOW। और मैंने सिखाया था शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। तो शैलो होता है जो गहरा ना हो, यानी कि नॉट डीप, या सुपरफिशियल, सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है चीजों को, दिस इज कॉल्ड शैलो। चलिए नेक्स्ट, अगला। वन हु अबेंडन्स लॉन्ग हेल्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्विक्शंस, जो धार्मिक या पॉलिटिकल कन्विक्शंस को छोड़ देता है, उसे क्या कहेंगे? त्याग देता है। पानी है? नहीं, नॉर्मली। हाँ जी, लो देखो। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। जो धार्मिक या पॉलिटिकल कन्विक्शंस को त्याग दे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एपोस्टेट, डी। अब ऑप्शंस क्या है? रिपाइन, रिपाइन का मतलब होता है एक तरीके से शोक मनाना, लेमेंट, बिवेल, विलाप करना। ठीक है, दुख प्रकट करना।
इंपॉर्चून क्या होता है? इंपॉर्चून होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, बैग, निवेदन करना, या अभी मैंने एक वर्ड दिया था सॉलिसिट, किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। डेप्रिकेट करना मतलब क्रिटिसाइज या डिसअप्रूव, किसी चीज को नकारना, आलोचना करना किसी चीज की, दिस इज कॉल्ड डेप्रिकेट। एक होता है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम होना, बट दिस इज डेप्रिकेट। तो डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को नकारना, डिसअप्रूव करना, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज की आलोचना करना। प्लेंटीफुल भी तो होता है, क्या होता है प्लेंटीफुल? प्लेंटीफुल किसका होता है? प्लेंटीफुल तो अलग है, प्लेंटीफुल का मीनिंग तो कुछ और होता है। सर समोसा खा लो आ जाओ राजस्थान, समोसा खाने राजस्थान? राजस्थान में तो कुछ और फेमस है बेटे, राजस्थान में आके भी मैं समोसा खाऊंगा हैं? चलो स्पेलिंग एरर में आ जाओ। इट वॉज वेरी अपेरेंट वाई जैन लव्ड स्कूल, ये बिल्कुल क्लियर था कि जैन को स्कूल क्यों पसंद था। स्पेलिंग ऑफ अपेरेंट बतानी है आपको। अपेरेंट का मतलब होता है समथिंग विजिबल, समथिंग क्लियर, जो चीज आपको विजिबल होती है, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है, उसे कहते हैं अपेरेंट। तो कौन सा इसका स्पेलिंग होगा? हाँ जी, ये क्लास डेली होती है रात को 9 बजे 9 PM पे। एक सुबह होती है 10 AM पे, 10 AM पे ग्रामर होती है, यहाँ पे वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। चलिए, हाँ ये तो कह सकते हो, खाटूराम श्याम जी तो कह सकते हो। अपेरेंट, APPARENT, इफ समथिंग इज अपेरेंट, अगर कोई चीज अपेरेंट है तो इसका मतलब ये विजिबल है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू लॉज, नए कानून जो बनते हैं वो कहां बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेलिंग ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा आंसर होगा? पार, PAR, पार्ले जी, PAR पार, लिया, LIA, कौन से वाले में है? सही है ना यही? ए, BA, ए नालायक लोगो, ए। चलिए, बैकी वुड सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। स्पेलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस कर देना, सेक, SAC, सेक, री, RI, री, फाइस, FI। अब यहां पर CE होगा या SE होगा, ये मुझे बताओ जल्दी से, फिर आंसर बताओ। आ गई? हेलो 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 हेलो, आवाज चली गई थी मेरी। सोचो कभी ऐसा हो जाए, अचानक से मेरी आवाज ही चली जाए, मैं बोल ही ना पाऊं। सुबह की क्लास शो नहीं हो रही है, वंशिका गुप्ता एप्लीकेशन पे। बेटे एप्लीकेशन पे क्योंकि बात वो हो गई थी ना। हाँ, आज सुबह वाली क्लास ना खराब हो गई थी, चल ही नहीं पाई थी।
तो इसलिए एप्लीकेशन पे नहीं डाली गई है। कल जहां से छूटा था वहीं से स्टार्ट करेंगे और तब, ठीक है, आज सुबह चली ही नहीं है क्लास वहां पर, ठीक है। हाँ, आ जाओ। कंट्रोवर्सी का स्पेलिंग CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। कंट्रोवर्सी खोलो जल्दी से, DPP4। चलिए जी, तो मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। कमजोर दिल वाले अब नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, और जिनका दिल बहुत मजबूत है, हाँ है 80, ये 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 तो PQRS और S1 S6 को कमजोर दिल वाले नहीं सॉल्व करते हैं। ये मैदान जंग है और यहां केवल धुरंधर लोग ही रुकते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए ये क्लास नहीं है, ठीक है। जो लोग वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो लोग वास्तव में मेहनती लोग हैं, जो लोग वास्तव में दमखम रखते हैं, वो लोग यहां पर अब मौजूद रहेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो DPP4, PQRS का DPP4, ये दोपहर में ही एप्लीकेशन पे चला जाता है और रात को यहां सॉल्व होता है। तो चलिएगा फटाफट इसको सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है और होपफुली आज तो आपको दिखाई दे रहा होगा। PQRS में मेरा काम बाद में आता है, पहले आपका काम आता है। अब जैसे यहां लिखा है आई सेट डाउन, तो ये फिक्स है। अब इसके बाद कौन सा जुड़ेगा, फटाफट आप पहले जोड़ो और फिर काम मेरा आता है, ठीक है। तो जोड़ना स्टार्ट करो तेजी से। एयरफोर्स के लिए है क्या? अरे भाई, जिस बच्चे को ये ही नहीं पता कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है उसमें क्या आता है, तो उसे कौन ही भगवान सिलेक्शन कराएगा उसका। बुरा मत मानना, मुंह पे बोलने की आदत है मेरी। सोचो, अगर एयरफोर्स के क्वेश्चन 20 आते हैं और तुम्हें नहीं पता कि उसमें PQRS भी आता है, तो यार तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम CDS के बच्चे हो और तुम्हें नहीं पता कि 10 PQRS और 10 S1 S6 आते हैं, तुम कर क्या रहे हो। NDA के बच्चे हो और तुम्हें नहीं पता कि 10 PQRS आते हैं, तो तुम क्यों ND की तैयारी कर रहे हो। अगर CGL की तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि वहां 2 से 3 से 4 क्वेश्चन जो है PQRS के, वो भी खतरनाक लेवल के आते हैं, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यही हर एग्जाम का हाल है, सब एग्जाम्स में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यार आप ऐसी ऐसी बातें ना किया करो। पता है, एग्जाम निकालने वाले बच्चे को सब पता होता है कि वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें क्या आता है। चलो 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 चलो, चलिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, टू राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखने के लिए बैठ गया, बट फाउंड, ठीक है, लेकिन मैंने पाया। क्या पाया? अगर आप आर लगा रहे हो तब की बात बता रहा हूं। बट फाउंड, लेकिन मैंने पाया, फिर उसके बाद सीधा यहां दिस मॉर्निंग जोड़ दिया। दिस मॉर्निंग आई कुड मेक नो प्रोग्रेस। नहीं 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 नहीं। आई सेट डाउन टू राइट एन आर्टिकल दिस मॉर्निंग, ठीक है, आज सुबह वो आर्टिकल लिखने बैठ गया। बट फाउंड, लेकिन उसने पाया, आई कुड मेक नो प्रोग्रेस, कि मुझसे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही थी उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। 10 में से स्कोर आज फिर से सबके नाम पढ़ूंगा, अपना ईमानदारी से स्कोर बताना जरा, ठीक है। 10 में से स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, लगाओ दिमाग। कभी सुन तो जरा, ये तो पक्का गलत करोगे, 100% तुम लोग इसको गलत करने वाले हो। चलिए देखते हैं किसके दिलों में तीर पार होने वाला है, किसका दिल चीर चीर होने वाला है, टूटने वाला है ना। किसका सही होगा, किसका गलत होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि कुछ लोगों का टूटने वाला है यहां पर, ठीक। क्योंकि कुछ लोगों ने
सीधा इफ से स्टार्ट कर दिया है, पी से, मान लो, चलो पी से स्टार्ट कर भी देते हैं। इफ इट हैड नॉट बीन, इफ इट हैड नॉट बीन, और उसके बाद में पी क्यू, इफ इट हैड नॉट बीन वेयर यू वुड, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये तो हटा दो यहां से पहला। अब आ जाओ, फिर करते हैं पी से एक और, पी के बाद आर। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर योर टाइमली हेल्प, ठीक है, अगर तुम्हारी समय से हमें सहायता नहीं मिलती, ठीक है, फिर चलो मान लिया, लेकिन वेयर वुड आई हैव बीन टुडे, मैं कहां होता 5 years अगो का क्या मतलब है? फिर ये 5 years अगो लास्ट में कहां से आएगा? क्यू के बाद ऐसे नहीं जुड़ सकता, ये भी गलत है। चलो अब जहां से आपने स्टार्ट नहीं किया है, ये भी देख लेते हैं। फॉर योर टाइमली हेल्प, अगर समय से तुम्हारी सहायता नहीं मिलती, वेयर वुड आई हैव बीन, मैं कहां होता। इफ इट हैड बीन, अगर ये 5 साल, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। वो ये कहना चाह रहा है कि वेयर वुड आई हैव बीन टुडे, मैं आज कहां होता, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर योर टाइमली हेल्प 5 years अगो, अगर 5 साल पहले तुमने मुझे सहायता नहीं दी होती तो मैं आज कहां होता, ये पूछ रहा है वो। आज मैं कहीं और ही होता, ये मान लो, अगर तुम्हारी सहायता मुझे 5 साल पहले नहीं मिली होती तो वेयर वुड हैव आई बीन टुडे, मैं आज कहां होता। सी इसका आंसर है। क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को कि एग्जामिनर भी सोचेगा, सोचेगा क्या, सारे करेक्ट करके आओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खोल दूंगा मैं। सीधे सीधे दिखने वाले क्वेश्चन नहीं, इजी बट ट्रिकी, और फिर टफ वाले भी आते हैं। चलिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहां भी कुछ ना कुछ हरकत होने वाली है। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं वही ऑप्शन उठाता हूं जो तुम ज्यादातर दे रहे हो, बी दे रहे हो। पहले बी देख लेता हूं। आर एस पी क्यू, वेन ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, जब ही ने ब्रिटिश से इंडिया को छोड़ने के लिए कहा। कौन ही, भाई कौन ही? अगर तुम सबसे पहले प्रोनाउन उठा रहे हो कि ही, चलो मान लो, बट नाउन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ही किसने कहा इंडिया क्विट करने के लिए? दूसरे आओ, दूसरे तरीके से आ जाओ अब। अच्छा, क्यू से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। दैट गांधी जी गेव, जो गांधी जी ने दिया, क्या दिया गांधी जी ने? नारा, नारा तो पहले लिखना पड़ेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डू और डाई वॉज द कॉल दैट गांधी जी गेव, इसका मतलब पी के बाद क्यू ही आएगा, कंफर्म है। दैट गांधी जी गेव, गांधी जी ने जो दिया, क्या दिया वो पहले बताना पड़ेगा। डू और डाई वॉज द कॉल, ये कॉल था जो गांधी जी ने दिया। किसको दिया? टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स को दिया। कब दिया? व्हेन ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया, जब उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों यहां से। डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा था ना, लॉजिक, दिमाग, पूरा ताकत लगा दो यहां पर। और आज भी ऐसे बच्चे हैं जो 10 में से 10, 10 में से 9 लाएंगे, क्योंकि वो पूरा फोकस्ड है। मैं क्या कहता हूं, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों गलत हो रहा है ये सीखना बहुत जरूरी है। ये पहला फिक्स है यहां तक।
ये फिक्स है, द साइंटिस्ट मतलब यहां से स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, तुम काम ही ऐसा कर रहे हो जिसको लोग देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तुम उस युद्ध में हो जहां से लोग डर लड़ना पसंद नहीं करते हैं। गलत हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दिमाग खुल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि गलती ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। गलती होंगे तभी सीखोगे तुम लोग कि क्या अप्रोच है तुम्हारी सीखने उसको सॉल्व करने की। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स सी। तो द साइंटिस्ट, सबसे पहले हम ले लेते हैं साइंटिस्ट। अब क्योंकि जरूरी यह है कि यहां पर हु साइंटिस्ट के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, तो कंफर्म है कि क्यू से ही स्टार्ट होगा भाई। अब क्यू से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन मेरे पास बच गए हैं। अब क्यू के बाद एस आएगा या क्यू के बाद आर आएगा, देखने वाली ये बात है। तो द साइंटिस्ट हु डिस्कवर, अब जिसने डिस्कवर किया, तो क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर दैट, डिस्कवर रेफ्यूज, अब वर्ब के बाद वर्ब तो नहीं आ सकता। डिस्कवर द एंशियंट क्योर, ये उपचार, ये उसने डिस्कवर किया। तो क्यू के बाद एस, आंसर हो जाएगा इसका सी। ये होगा। अब कई लोगों ने द साइंटिस्ट दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, फिर डिस्कवर किसके लिए आएगा? ये हु लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट। चलिए 5। दिखने में आसान है लेकिन दिमाग को खोल के रख देंगे तुम्हारे। अ वेरी ओल्ड मैन, ये फिक्स है यहां से। कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है रे बाबा। हाँ बिल्कुल सही बोला। हाँ जी। चलिए लेट्स सी किसने ठीक किया इसको। अ वेरी ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। किससे शुरुआत होगी इसकी? क्योंकि विद अ रिंकल्ड फेस एंड लॉन्ग बियर्ड, उसी के हो सकते हैं, लड़की के तो नहीं हो सकते ना, प्रीटी गर्ल के तो नहीं हो सकते। तो पी से स्टार्ट होगा, और पी से कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तुम्हें देखते लगा देना चाहिए था। और इसको भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बकरे का दूध पिलाने की जरूरत है, क्योंकि वही फिर ठीक करवा सकता है। या कोई भस्म बनवानी पड़ेगी, है ना? कोई ऐसा बाबा जी का चूरन, या कोई ऐसी दवाई, कोई जड़ी बूटी, वही उस पर काम करेगी। और उस पर कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल माइनस में है। जीरो भी नहीं, माइनस में। जीरो से तो उठा सकता हूं बट माइनस से कैसे उठाऊंगा? हाँ जी। हंसो मत, सही बता रहा हूँ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? सही तो बोला। चलो इसको देखो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा? श्याम टुक, पी से स्टार्ट होगा। श्याम ने लिया अ फोटोग्राफ, सॉरी पहले ये लेना पड़ेगा। श्याम टुक फ्रॉम विंडो, विंडो से उसने लिया फोटोग्राफ, क्योंकि फोटोग्राफ को ही एक्सपोज किया गया। तो ये विच जो है विंडो को एक्सपोज नहीं किया गया, विच फोटोग्राफ को। तो क्यू के बाद आएगा एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी आर क्यू एस, यानी कि 20 का आंसर होना चाहिए था। काउंट करना जरा, लास्ट में पूछूंगा कितने सही हुए कितने। ओए हाय हाय हाय, दर्द तो तुम्हें अब आएगा, असली मजा तो। अब ये अल्ट्रा लीजेंड का काम है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओ, चलिए
स्टार्ट। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स। मतलब जो एनिमल ऑयल जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहां से आता है? वेल से आता है। S1 यहां पर फिक्स है, वेल मछली से आता है, ये फिक्स है। और कल सिखाया था, कल आपको बताया था ना मैंने कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लॉजिकल होता है क्वेश्चन, ये छोटे से पॉइंट से तुरंत जुड़ जाता है। हाँ जी, देखो किससे स्टार्ट करोगे? P Q या R? S से तो स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है। P Q या R? चलिए, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जब पूरे को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद कई सारे क्लू आपको समझ में आएंगे। तो जो जिनमें से मैं आपको एक क्लू, दो क्लू देता हूं। पहला पहला तो ये है कि आप एस में देखो, एस में क्या लिखा? टू प्रोटेक्ट द वेल, वेल मछलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोड ऑफ द आर्कटिक सी। आर्कटिक सी के कोड से नेचर हैज प्रोवाइड, नेचर ने क्या दिया है इनको? विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, यानी कि इनके ऊपर बहुत सारा फैट होता है जिससे ऑयल निकलता है। तो फैट, उसको क्या कहते हैं? ब्लबर। उस फैट को क्या कहते हैं? कवरिंग को ब्लबर। और इसी ब्लबर का जिक्र व्हेन द वेल इज किल्ड, जब वेल को मारा जाता है तो द ब्लबर इज स्ट्रिप ऑफ। और उसके बाद पहले ब्लबर बताया, ब्लबर क्या होता है? ये ब्लबर किसके पास होता है? मछलियों के पास। और जब वेल को मारा जाता है तो उसको, उस ब्लबर को उतार लिया जाता है, ठीक है, और उसे बॉइल डाउन किया जाता है। तो ब्लबर का जिक्र इसमें है, तो एस के बाद आएगा आर। अब एस के बाद आर इसमें भी नहीं है, एस के बाद आर इसमें भी नहीं है, और एस के बाद आर इसमें भी नहीं है। 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेट क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कहां से आता है? वेल से आता है। और दीज इनॉर्मस क्रिएचर, ये इनॉर्मस क्रिएचर कौन है? वेल मछलियां तो है, तो क्यू से स्टार्ट होना था। तो ये भी इसका लॉजिक था। दो लॉजिक कहीं से भी पकड़ सकते आप इसको। अरे सर, ये तो दिमाग में आया ही नहीं। तो ऐसे ही दिमाग में आएंगे धीरे धीरे जब आप सॉल्व करोगे डेली। 10 दिन गलत होंगे, 20 दिन गलत होंगे, एक दिन तो आएगा ही। और बताओ, कुछ लोगों ने पता पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे गलती किया? जो बहुत तेज बन रहे थे, उन्होंने देखा यहाँ पे डी को हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने डी आंसर मार दिया। कसम खा जाओ तुम्हें, जिससे भी तुम सच्ची मोहब्बत करते हो, मदर फादर या जो भी XYZ, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको देख के यहाँ पर सही मारा? पता है बेटे, मेरे को सब सब जानता हूँ मैं तुम्हारी हरकतों को, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ना, सब पता है मेरे को। ईमानदारी से बताओ किस किस ने यही काम किया था? ये जो हंस रहे हैं ना, सारे चोर हैं ये सारे। ये वो वाले चोर हैं जो क्लास में बैठे बैठे ना लास्ट कोने से पीछे कोने में लास्ट में गर्दन घुमा के चीटिंग कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन समय का सबसे बड़ा सिटी, सबसे बड़ा सिटी, डिड नॉट अचीव इट्स ऑल ग्लोरी सडन, मतलब ऑल ऑफ अ सडन। इसको जो ग्लोरी है, जो रेस्पेक्ट रेपुटेशन मिली है, वो अचानक से नहीं मिली, क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना था, समय लगा था इसको। तो इसका मतलब सक्सेस भी ऐसे ही मिलती है इंसान को धीरे धीरे। इसी के बारे में इसने जिक्र किया हुआ है।